हाँ जी बेटा, तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, और मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि आपका जो लिक्विड और सॉलिड है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जिसका टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है ना। दोनों एक ही टेम्परेचर में रहेंगे और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड थर्मल इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करते हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट आपका होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट की खास बात क्या है कि यहाँ पर आपका लिक्विड और वेपर जो है वो दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हों, ठीक है ना। और कैसे हो, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। को एग्जिस्ट कर रहे हो और थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, और प्रेशर क्या हो यहाँ पर, कांस्टेंट हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रेशर की कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक होता है नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। और एक मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका क्या मीनिंग है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पर जो लिक्विड जिस नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पर जब लिक्विड और सॉलिड को एग्जिस्ट कर रहे हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। इसी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पर जब लिक्विड और वेपर्स को एग्जिस्ट कर रहे हो, थर्मल इक्विलिब्रियम पर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से एक और प्रोसेस होती है आपकी, और वो होती है आपकी बेटा सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कौन सी है, हमारी सब्लिमेशन प्रोसेस है। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि सॉलिड जो है ना वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है बिना जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, ठीक है ना, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट के पास हुए वो डायरेक्ट सॉलिड से कहाँ चला गया, गैस में चला गया। सॉलिड से कहाँ चला गया, गैस में चला गया। जैसे ड्राई आइस होती है आपकी, ठीक है ना, ड्राई आइस होती है, या आप इसको कह सकते हो सॉलिड CO2। ये आपने देखा होगा, जो आप नए बैग्स वगैरह या कुछ खरीदते हो तो उसमें छोटे छोटे पाउच होते हैं, ठीक है ना, उसमें ये सॉलिड CO2 होती है। या जो आपका आयोडीन है, ठीक है ना, या नेपथलीन बॉल्स, तो आपने देखा ही होगा, आप अभी निकाली होंगी सर्दियों में रजाई, तो उसमें जो पिछले साल आपने नेपथलीन बॉल डाली होंगी वो गायब हो गई होंगी, तो वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई हैं, गैस में कन्वर्ट हो गई हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्या, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें अब इसमें भी वही बात रहेगी कि यहाँ पर सॉलिड और वेपर्स दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और को एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को क्या नाम दिया हमने, सब्लिमेशन नाम दिया। उसको क्या नाम दिया हमने, सब्लिमेशन, ठीक है ना। उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, अब वो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने जा रहा हूँ बेटा। पहली टर्म्स तो ये है कि आपका जो, आप ये कह दीजिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट है या जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, ये दोनों प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। और अगर प्रेशर मैंने बढ़ाया तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ाने से जिस टेम्परेचर पर लिक्विड को मेल्ट होना स्टार्ट होना था, या जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड को को एग्जिस्ट करना था, वो उससे कम टेम्परेचर पर ही को एग्जिस्ट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप करके देख सकते हो, ये एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, फिर इसकी यूजेस भी बताऊंगा साथ साथ। भाई ये मान लो आपके पास कोई
आइस है आपके पास, बर्फ़ की सिल्ली मान लो आप, कोई आइस है इस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, और आपने क्या किया, इसके दोनों तरफ एक रस्सी बांध दी, एक रस्सी ली और उस रस्सी के साथ यहाँ पर वेट लटका दिया, उस रस्सी के साथ यहाँ पर वेट लटका दिया। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रोसेस बता रहा हूँ, थोड़ी जादुई प्रोसेस है, ध्यान से समझना इसको। क्या होगा, ये आपके पास आइस है रेक्टेंगुलर शेप में, जैसे चलो इस बार है मेरे पास तो मैं ये ले लेता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक आइस है रेक्टेंगुलर शेप में, और मैंने इसके ऊपर एक रस्सी ऐसे बांधी इसके चारों तरफ ऐसे, ठीक है ना, और उस रस्सी के साथ नीचे वेट लटका दिया। तो यहाँ पर ये वेट आपको नीचे मैंने जो दिख रहा है डायग्राम में, ऐसा मैंने कुछ वेट लटका दिया। तो होगा क्या कि ये धागा जो है या जो रस्सी जो है, ये इस बर्फ को बिना तोड़े, बिना ब्रेक किए इसके अंदर से आर पार निकल जाएगी। मैं बड़ा फिर से बोल रहा हूँ, ये धागा इस बर्फ से बाहर भी आ जाएगा और बर्फ आपकी टूटेगी भी नहीं, ऐसा समझ सकते हैं। धागा बाहर, ये रस्सी बाहर, और आपकी जो बर्फ है वो टूटेगी भी नहीं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस धागे के नीचे वो एरिया जहाँ से बर्फ और धागा कांटेक्ट में है, वहाँ पर प्रेशर हो गया, इस वेट की वजह से क्या हो गया, प्रेशर हो गया और दबाव बना, और उस प्रेशर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अब इस आइस को जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होना था, ये उससे पहले मेल्ट हो जाएगी। तो इसके नीचे क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। आइस मेल्ट होकर लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट होगी। तो पानी के अंदर से तो धागा क्रॉस कर सकता है, पानी के अंदर से तो धागा क्रॉस कर सकता है। तो धागा कहाँ सरक गया, नीचे सरक गया। अब धागे के ऊपर क्या है, पानी है। अब उस पानी के ऊपर तो प्रेशर नहीं है, यानी ये आपके पास धागा था और इसके नीचे ये क्या थी, बर्फ थी, ठीक है ना। और इस बर्फ के ऊपर क्या लगा, प्रेशर लगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज, जिसकी वजह से ये बर्फ मेल्ट हो गई और यहाँ क्या बन गया, लिक्विड बन गया। और इस लिक्विड के अंदर ये धागा नीचे सरक सकता था, तो धागा कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और धागे के ऊपर क्या आ गया, अब ये लिक्विड। अब इस लिक्विड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, यानी प्रेशर फिर से क्या हो गया, इसका जितना पहले था उतना ही हो गया। तो अब ये आइस जो है, ये जो पानी जो है, वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। अब प्रेशर कम करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। प्रेशर कम करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा, उल्टा, रिवर्स। तो ऊपर जो लिक्विड रखा है उसका प्रेशर क्या हो गया, कम। तो इस आइस को वापस, ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो इस धागा धीरे धीरे कहाँ सरक रहा है, फिर नीचे, और ऊपर क्या है, बर्फ, और नीचे क्या है, पानी बनता जाएगा, और अल्टीमेटली ये इसको क्रॉस कर जाएगा। इस प्रोसेस का नाम होता है रेलीगेशन, ठीक है ना, रेलीगेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, रेलीगेशन है, ठीक है ना। इस प्रोसेस का नाम क्या है, रेलीगेशन। रेलीगेशन में RE जो वर्ड है, री, इसका मतलब है अगेन, इसका क्या मतलब है, दोबारा। और रेलीगेर यानी ये जो रेलीगेशन है ना, ये गेशन जो है, ये गेयर वर्ड से बना है, ग्लेयर वर्ड से, सॉरी, GALER, ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब होता है फ्रीज होना, दोबारा से वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल से ये चीज़ समझ आएगी आपको अच्छे से। एग्जांपल ले लो आप उसका, ये जो वो होते हैं ना, स्काई डाइवर बोलते हैं उसको, एक मिनट, जो स्केटिंग करते हैं, आइस स्केटिंग जो करते हैं, आइस स्केटिंग जो लोग करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक बड़ी सी स्टिक होती है उनके पैर के नीचे, ठीक है ना, और उनके वेट की वजह से उसके नीचे क्या बन जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। और प्रेशर बनने से जो आइस है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया। और प्रेशर बढ़ा किसकी वजह से, इस स्केट की वजह से, ठीक है ना। और प्रेशर बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ, तो ये आइस मेल्ट हो गई। और ये आइस मेल्ट होने की वजह से ये आइस, यहाँ जो पानी बनाना है इसके नीचे, वो पानी किसका काम कर रहा है, पानी लुब्रिकेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, लुब्रिकेंट का, क्योंकि बर्फ के ऊपर उसको स्केट करना मुश्किल होगा, पर वो पानी वहाँ पर ग्रीस का, लुब्रिकेंट का काम करेगा, जो थोड़ा सा फ्रिक्शन क्या कर देगा, कम कर देगा। और फ्रिक्शन कम करने की वजह से वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। और फ्रिक्शन कम कौन करता है, लुब्रिकेंट। इसलिए मैंने क्या बोला कि ये वाटर क्या काम कर रहा है, एज अ लुब्रिकेंट काम कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप में से कुछ बच्चे शिमला गए होंगे, तो शिमला में बड़ी आसानी से आप बर्फ़ के गोले बना लेते हो। तो बर्फ़ के गोले कैसे बन जाते हैं, उनको बर्फ़ के गोले
अगर किसी ने लड्डू बनते हुए देखे हों तो उसके उस लड्डू जब बन रहे होते हैं तो वो थोड़े से ठंडे होने के लिए रख दिया जाता है सामान, उसके बाद लड्डू बांध देते हैं। एकदम से ठंडे हो जाएंगे तो वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके अंदर का जो ऑयल है वो उनको बाइंड कर रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो आइस होती है, जब उसको आप प्रेस कर रहे होते हो, जब उसके लड्डू बना रहे होते हो शिमला में लड्डू बनाते वक्त इतना नहीं सोचा होगा, पर अब यहाँ सोच लो। तो जब आइस को जब आप दबा रहे होते हो, प्रेस कर रहे होते हो, तो प्रेशर बढ़ा रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो वहाँ लिक्विड बन गया। अब वो लिक्विड उस आइस को क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, क्या कर रहा है, बांध रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो, कि कोई भी व्हीकल है, ठीक है ना, कोई भी व्हीकल है और वो शिमला जैसे किसी एरिया में ट्रेवल कर रहा है, वहाँ पे स्नोफॉल है, थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो जब वो टायर्स उसको क्रॉस करेंगे तो फिर से यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो यहाँ फिर से लिक्विड बनेगा, और वो लिक्विड किसका काम करेगा, लुब्रिकेंट का काम करेगा। तो इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज करता है प्रेशर के साथ। प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, प्रेशर कम करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये तो था मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। इसके बाद मैं बात करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या है कि अब जो है लिक्विड सॉलिड और लिक्विड जो है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे और सेम टेम्परेचर पर वो कोएग्जिस्ट करेंगे। देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुकर का, प्रेशर कुकर, आपको यहाँ से समझ आएगी ये चीज़, प्रेशर कुकर का, ठीक है ना। आपके पास ये इस तरह से ये एक प्रेशर कुकर है, ठीक है ना, और यहाँ आपने इसको कवर कर दिया और ये इसके ऊपर एक छोटी सी सीटी लगी हुई है, ठीक है ना, और नीचे आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको बंद करेंगे, इस पे ढक्कन लगाएंगे, इसको बंद करेंगे, बंद करते ही क्या होगा, प्रेशर आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर पानी ही है, इसके अंदर क्या है, पानी ही है, ठीक है ना, दाल वगैरह कुछ नहीं डाल रखी हमने, सिर्फ पानी डाल रखा है। और हमें पता है कि नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है ना। पर प्रेशर बढ़ाने से पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी अब ये पानी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी ले लेगा। क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी ले लेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मान लो कितना हो गया इसका, 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया, बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस। आपने सुना होगा घर पे मम्मी से कभी कि जो प्रेशर कुकर की रबड़ है ना वो ख़राब हो गई, जिसकी वजह से दाल अच्छे से गल नहीं रही है, बन नहीं रही है। उसका रीज़न यही है। क्या रीज़न है, कि वो प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से अब ये पानी जो है वो 120 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉईल होगा। यानी 120 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये कन्वर्ट होगा किसमें, ये पानी वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। 120 पर ये पानी वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। पर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, 120 तक चला गया ना, पहले 100 पे कार्यक्रम शुरू होना था, अब कहाँ पर हो रहा है, 120 पे। तो इसका मतलब हमने हीट एनर्जी इसको और ज़्यादा दे दी। वो हीट एनर्जी कहाँ चली जाती है, वो हीट एनर्जी इसके अंदर जो दाल पड़ी होती है ना वो गलना शुरू कर देती है। अगर इसके अंदर दाल या जो भी आपने मटेरियल डाला है वो गलना शुरू हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट है प्रेशर कुकर का। और कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसकी एक अगर मैं इसको एक और तरीके से बताऊँ, इसकी लिमिटेशन क्या है, कि जो माउंटेन्स एरिया है ना, माउंटेन्स एरिया है, वहाँ पर खाना बनाने में, दाल पकाने में इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और प्रेशर कम होने से क्या होगा, जो है आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसका रिवर्स अगर बताऊं, इसका रिवर्स क्या होता है, जैसे ही इस प्रेशर कुकर की लिड, ये ढक्कन आप हटाते हो,
जैसे ही ढक्कन हटाते हो प्रेशर एकदम से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हीट एनर्जी कहाँ तक गई हुई है, 120 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर गया हुआ है, और प्रेशर कम कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। तो एकदम से इसके अंदर से भाप निकलती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो 120 गया और इसको बॉयल होना था, यानी वेपर्स में कन्वर्ट होना था 100 पे, तो एकदम से खोलते ही बहुत सारी भाप निकलती है। उसका रीज़न ये है आपका, ठीक है ना। तो ये प्रेशर कुकर की आपको सारी स्टोरी समझ आ गई होगी, ठीक है ना। कंक्लूजन क्या है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट आपका कम होगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ, वो है आपका लेटेंट हीट। वो क्या है? लेटेंट हीट। देखो, जब मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया था तो मैंने क्या बोला था कि सॉलिड और लिक्विड, ठीक है ना, ये को एग्जिस्ट करते हैं और इनका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। अब टेम्परेचर सेम होने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि हमने इसको हीट एनर्जी देनी बंद कर दी। धीरे धीरे जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो हीट एनर्जी सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रही है, लिक्विड में, ठीक है ना। तो वही हीट एनर्जी जो एक स्टेट को दूसरी स्टेट में एक ऑब्जेक्ट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है, जबकि उसका टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा। देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हीट एनर्जी ज़्यादा देंगे तो टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आएगा, पर यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, सेम है। इसका मतलब हीट एनर्जी ज़्यादा दी तो वो हीट एनर्जी कहाँ चली गई, उसको सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रही है, लिक्विड में। तो ये कन्वर्जन के लिए जो हीट एनर्जी लगती है इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। इसका एक और नाम भी है, हिडन हीट भी बोल देते हैं इसको, हिडन हीट। ये छुपी हुई है, क्योंकि ये दिखाई क्यों नहीं देती, दिखाई देती तो टेम्परेचर बढ़ता, पर टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा। वो क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपका m मास सब्सटेंस है, ठीक है ना, आपके पास m मास ऑफ सब्सटेंस है और इसको आप चेंज करना चाहते हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ठीक है ना। तो जो इसको हीट एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए, m इंटू एल, उसका मास इंटू लेटेंट हीट। जो हीट एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, m इंटू लेटेंट हीट। तो हर एक सब्सटेंस की लेटेंट हीट जो होती है वो अलग अलग होती है, वो सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी। तो फॉर्मूला क्या है, कितनी हीट एनर्जी चाहिए, Q इज इक्वल टू एम एल। तो लेटेंट हीट का क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम। तो ये बन गया आपके पास इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ जैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा और इसको डिटेल्ड में अगर करें लेटेंट हीट को, तो दो तरह की होगी आपकी। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसमें क्या होगा, आपके पास जो सब्सटेंस होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और वो कहाँ पर होगा, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग स्पेसिफाई कर दिया भाई यहाँ पर। सॉलिड फ्यूजन का मतलब क्या है या मेल्टिंग का मतलब क्या है कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। कितना मास है हमारे पास, यूनिट मास है, और टेम्परेचर कौन सा होगा उसका, जो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर होना चाहिए। इसी तरह से आप दूसरा भी लिख सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। मास कितना होगा आपका, यूनिट मास होगा, तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ओके।